हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। इस बार क्लास 9 का होमवर्क बहुत ही कम आया है। कुल 3 बच्चों ने होमवर्क को सेंड किया था। तो बच्चे आप लोग अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। इसमें भी आप अगर अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ पूरा सीख जाएंगे। और जो आपको होमवर्क दिया जाए बच्चों, उसको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। तो पिछली बार आपको होमवर्क दिया गया था कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना था कि कैसे इलेक्ट्रॉन संरचना जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा पूरा करना था। तो 3 बच्चों ने दिया था बना के। उसमें HCl जो था बच्चों वो आयनिक बंध में नहीं है, HCl सहसंयोजक बंध में था। वो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो अभी हम लोग इसको पहले देख लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड को। देखिए कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिख देंगे, इसकी परमाणु संख्या 20 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2882। ठीक, इसी तरीके से क्लोरीन का भी 287, क्यों, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। तो अब अगर यहाँ पर देखिए तो इसके बाहरी कक्ष में यानी KLMN कोश में जो है बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और इसके यानी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अगर ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ये इसके लिए आसान है अष्टक को पूरा कंप्लीट करने के लिए। और क्लोरीन को आसान है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना था बच्चों, इसको बना लीजिए और अपने होमवर्क से मैच कर लीजिएगा। देखिए ये कैल्शियम क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनेगी। साथ में हम इसको एक आयन के द्वारा भी दिखाए थे, प्लस किस पर प्लस चार्ज था, किस पर माइनस आएगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो कैल्शियम पर +2 और माइनस 2 क्लोरीन है, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर 1 माइनस है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो होल ब्रैकेट 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे इन ब्रैकेट 2 किया गया। अब इसका ये देखिए सबका अष्टक कंप्लीट हो गया, इसका 288, इसका 288। और एक होमवर्क और था आपको, आपके बुक में क्या दिया गया था कि सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक संरचना को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दर्शाते हुए पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया हुआ था। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो ऑक्सीजन से क्या, ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्यों, क्योंकि सोडियम के लिए भी आसान है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दे। और ऑक्सीजन के लिए आसान है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सोडियम परमाणु से ले लेगा। तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनता है, Na2O। यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बुक में आप लोग। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है देखिए बना दी गई है। और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इनके लास्ट में क्या है, सोडियम का 2828, इसका 28, यानी सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ से संयोजकता, वैलेंसी। आपने कुछ उदाहरण द्वारा देखा कि विभिन्न तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। क्या हमने ये देखा था, बहुत से उदाहरण भी देखे एग्जाम्पल पर कि बहुत से जो तत्व हैं वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ग्रहण करते हैं। अतः संयोजकता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझिएगा। सोडियम के संयोजी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के संयोजी कक्ष में देखिए बाहरी कक्ष जिससे ये साझा करता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने हेतु त्यागा जाता है, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। यानी कि सोडियम क्या करता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर आप सोडियम को देखें बच्चों तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 है, 281, यानी KLM। तो इसकी M कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। फिर कैल्शियम अपने संयोजी कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता भी आपने देखा था। यहाँ पर कैल्शियम, ये
कैल्शियम ना, इसके जो आउटर मोस्ट सेल है यानी KLMN, इसकी आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है। क्या कंप्लीट करने के लिए, अष्टक यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अतः कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। अब कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। देखिए क्लोरीन के संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, क्लोरीन में देखिए ये 287, ये लास्ट वाली सेल है, क्योंकि पिछली सेल्स जितनी हैं शेल वो सब क्या हैं, भरी हुई हैं। ये लास्ट सेल ही क्या करती है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में ही इसी सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है। क्यों, क्योंकि जिसका अष्टक कंप्लीट ना हो वही सेल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेती है। तो क्लोरीन का क्या है बच्चों, क्लोरीन के देखिए लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ पर है कि क्लोरीन के संयोजी कक्ष यानी लास्ट वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। यानी ये अभी तक आप देख रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो सोडियम की संयोजकता 1। अभी आपने देखा कैल्शियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्यागता है, तो क्या करेगा, कैल्शियम की संयोजकता 2। और क्लोरीन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1। यानी कि संयोजकता हमें बताती है कि किसी तत्व का परमाणु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अथवा त्याग करेगा। यानी कि जो वैलेंसी संयोजकता ये बताएगी कि कोई भी परमाणु है वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अथवा त्याग करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्वों के परमाणु संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर और कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूरा करते हैं। भी आपने देखा कि देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम का जो संयोजी कक्ष है वो KLMN, कौन सी N जो है वो हमारी संयोजी कक्ष होगी। तो कैल्शियम परमाणु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या क्लोरीन अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आपने देखा कि कुछ परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। हम धातु और अधातुओं के उनके भौतिक गुणों का आधार पर पहचानते हैं। हम धातु और अधातु को कैसे पहचानते हैं, उनके भौतिक गुणों पर। यानी कि जो धातु हैं वो कठोर होते हैं, वो उनमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। धातुओं में उनको पीटने पर आवाज़ आती है, या इनमें डक्टिलिटी तन्यता पाई जाती है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इस तरीके से अधातु क्या होते हैं, ये अधातु जो होते हैं इनमें चमक नहीं होती है, ये ठोस अवस्था में भी नहीं होते हैं, इनमें तन्यता नहीं पाई जाती है। तो ये हमारे सब क्या हैं, अधातु हैं। तो आयनिक बंध निर्माण में जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, ये अभी तक आपने सीखा था आयनिक बंध निर्माण यानी आयनों का बनना, प्लस और माइनस। तो आयनिक बंध निर्माण के में जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वे क्या कहला रहा है, धातु। और जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे क्लोरीन, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है, पोटेशियम और क्लोरीन की परमाणु संख्या 19 तथा 17 है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। बहुत आसान है, आप इसको आराम से लिख लेंगे। इनके द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये भी आपको बताना है। पोटेशियम क्लोराइड के बनने वाले आयनिक बंध को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना चित्र बनाकर दर्शाइए। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम तथा क्लोराइड पर आवेश क्या होगा।
ये चारों क्वेश्चंस को आपको करना है, करके होमवर्क में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये बहुत आसान है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। फिर है लिथियम की परमाणु संख्या 3 और फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। इनके बीच बनने वाले बंध को इलेक्ट्रॉनिक गुण संरचना यानी चित्र द्वारा प्रदर्शित करिए। ये भी आसान है बच्चों, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन व पोटेशियम की संयोजकता कितनी है समझाइए। एक तत्व के m कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, उसकी संयोजकता 1 है, उससे बनने वाले आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब इन चारों क्वेश्चंस को जो जिससे हो रहा है बच्चे वो उस क्वेश्चंस को करेगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेगा। बहुत इजी है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को मन लगा कर तो आप आराम से इसको कर लेंगे। आप जानते हैं कि एल्युमिनियम की वातम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे त्याग कर वो Al+3 आयन बनाता है। क्या आप ऐसे तत्व का नाम बता सकते हैं जिसके वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन भी है उसके वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऐसा तत्व है कार्बन जिसके वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या कितनी होती है कार्बन की 6। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो के कक्ष में 2, एल कक्ष में एल कक्ष में कितने हो जाएंगे 4। तो यानी कि कार्बन तत्व है जिसके वातम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम में 3 होता है। इससे पहले आपने देखा था एल्युमिनियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपकी बुक में भी बनी हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों सहसंयोजक बंध। अभी तक आपने आयनिक बंध पढ़ा। आयनिक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर प्लस आयन आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर माइनस। इस तरीके के बंध को हम लोगों ने क्या कहा था आयनिक बंध। अब हम लोग नेक्स्ट बंध पढ़ेंगे बच्चों सहसंयोजक बंध। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब हम कार्बन तत्व पर विचार करते हैं। कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है, यदि कार्बन बंध बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर हीलियम परमाणु के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन का विन्यास प्राप्त करेगा तब कार्बन पर C+4 आयन बनेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियान परमाणु यानी के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन के समान विन्यास प्राप्त करेगा तब C-4 आयन बनेगा। अब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर है कि कार्बन है, कार्बन के वातम कक्ष में अगर कार्बन का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम तो कितना होगा। परमाणु संख्या 6 है, Kl2 और 4। देखिए इसमें बोल रहे हैं सबसे बड़ी 2 सिचुएशन इसमें हो रही, या ये तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे त्याग दे तो हीलियम जैसा स्ट्रक्चर ले लेगा ये, यानी हीलियम के भी के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या बनाएगा C+4। ठीक, लेकिन अगर कार्बन मान लीजिए 2 और 4, अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी क्या ले ले 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले, तब ये क्या बनाएगा C4-, यानी 2 सिचुएशन इसके पास होगी, या तो ये हीलियम जैसी परमाणु संरचना बना ले या फिर नियॉन जैसी, यानी कि हमारा नियॉन 2 और 8, तो ये 4 ले लेगा तो 2 और 8 इसकी हो जाएगी, और ये 2 त्याग देगा तो हीलियम ये क्लियर हुआ। तो अब उपयुक्त दोनों स्थितियां अस्थायी आयन की प्राप्ति होगी, मतलब दोनों संभव नहीं है। अतः दोनों स्थितियां संभव नहीं है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता। इस स्थिति में कार्बन बंध का निर्माण कैसे करेगा। अब कार्बन जो है वो किस तरह के बंध का निर्माण करेगा, आइए देखें ये कैसे संभव है। अब एक विकल्प ये हो सकता है कि दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन से क्या करे साझा करे। साझे का ये तात्पर्य है, अब साझा क्या होता है, जैसे आप भी लोग कभी क्लासरूम में किसी भी एक भी सामान का स्केल वगैरह मान लीजिए किसी एक के पास है और एक के पास इरेज़र है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास स्केल नहीं है और उसके पास इरेज़र नहीं, तो आप दूसरे से स्केल और अपना इरेज़र का आप लोग शेयरिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से ये क्या करेगा साझा करेगा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यानी इसमें 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइड होगा CCl4। फिर
यह एक कार्बन और 4 क्लोरीन परमाणु से मिलकर बनता है। अभी हमने देखा ये कार्बन से और 4 क्लोरीन परमाणु से मिलकर बनता है। फिर हमें ज्ञात है कि क्लोरीन परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसके संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके साथ वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। यहाँ प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से करता है। उसी प्रकार कार्बन का प्रत्येक क्लोरीन परमाणु से अपने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाता है। इस क्रम में कार्बन का प्रत्येक क्लोरीन परमाणु अक्रिय गैस विन्यास 2,8 और तथा 288 प्राप्त करते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणु का समान अधिकार होता है, यानी जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उस पर दोनों परमाणु का समान अधिकार होता है। अर्थात साझे के इलेक्ट्रॉनों की गणना दोनों परमाणुओं के अष्टक में की जाती है। अब यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। देखिए कार्बन के पास क्या है बच्चों, ये कार्बन है, ठीक। कार्बन के अगर आप सबसे पहले तो कार्बन और क्लोरीन इनका ये 6 है, ये हमारा 17 है, ठीक। K, L, M और N तो 2 और 4 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका 2, 8 और 7 ये क्या करेगा, कार्बन का से CCl4 यानी इसमें क्लोरीन के 4 परमाणु हैं, ठीक है ना। तो ये जो है क्लोरीन का हर परमाणु कार्बन से क्या करेगा, साझा कर लेगा। साझा मतलब शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्लोरीन के पास 7 हुआ, इसका भी 7 हुआ, ये भी हमारा 7 हुआ। ये सब आउट लास्ट वाले सेल से को ही लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में। ये तो क्लोरीन। अब हम कार्बन वाले को एक डॉट से दिखा सकते हैं और इस तरीके से साझा करवा सकते हैं। अब इसका देखिए, ये इसका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इस क्लोरीन का कंप्लीट हुआ, इसका भी 8 कंप्लीट हुआ, इसका भी 8 कंप्लीट हुआ। स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है, इसका भी 8 कंप्लीट हुआ। क्लोरीन के 8 कंप्लीट हो। अब कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो ये हर परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कार्बन का और क्लोरीन दोनों परमाणुओं का अष्टक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा इन्होंने क्या किया, पूरा कर लिया। तो अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर होगा तो कितना हो गया होगा, कार्बन का साझे के बाद देखिए 4 लिया इसने 1, तो कार्बन का कितना हो गया होगा, 2 और 8 यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेके पूरा कर लिया। और क्लोरीन का 2, 8, 8 यानी सबके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन दोनों का कंप्लीट हुआ है। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा इन्होंने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पर आपके बुक में बच्चों एक कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजकता बंध दिखाया गया। तो इस प्रकार के से जो शेयरिंग से बंध बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सहसंयोजक बंध, ठीक। यहाँ पर आप देखिए अभी आप लोगों ने इससे पीछे समझा। और इसको बच्चों कैसे दिखाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता प्लस और माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन दोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये कहना है। अगर है 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो एक आपस में एक परमाणु दूसरे परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे परमाणु से वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से दिखाते हैं, यानी कार्बन CCl
CCl इसका मतलब है कि हर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है क्लोरीन परमाणु से। ठीक, अब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो तो इसका मतलब होता है ये दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो मतलब जितने बॉन्ड उतने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसको समझिएगा आप। यहाँ पर कभी सिंगल, अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा है तो हमेशा एक सिंगल बॉन्डिंग ही लगाइएगा, डबल बॉन्ड नहीं। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा। इसको और समझते और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर को एक बॉन्ड के द्वारा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्लियर है कि यहाँ पर कार्बन जो है वो क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, क्लोरीन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए, यानी इसको आप सिंगल बॉन्ड के द्वारा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा है। फिर आइए अब हम कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक मीथेन को देखें। अगर मीथेन का फार्मूला लेते हैं तो क्या होता है? CCH4। ठीक, कार्बन परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का साझा करना आसान है। कार्बन परमाणु के लिए सबसे आसान है इलेक्ट्रॉन का साझा करें, ना इलेक्ट्रॉन त्यागे ना ग्रहण करे, क्या करे? साझा करें। लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति कैसी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसका तात्पर्य उसके नाभिक में एक प्रोटॉन और के कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके समीप ही अक्रिय गैस हीलियम है जिसके के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आबंधन का निर्माण होता है तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जबकि हाइड्रोजन साझे के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कार्बन परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा CH4 अणु का निर्माण करते हैं। अब कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? के कक्ष में 1। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल कक्ष यानी L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो अगर कार्बन का 4 परमाणु अगर हाइड्रोजन का 4 परमाणु कार्बन के 1 परमाणु से साझा कर ले तो क्या बना लेगा? CH4 अणु का निर्माण कर लेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कार्बन और +4 हाइड्रोजन, ठीक इस तरीके से शेयरिंग दिखाई गई है, यानी ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से साझा कर लेता है, या आप एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो इसको सिंगल बॉन्डिंग से भी दिखा सकते हैं। ये भी बच्चों आप लोग बनाइएगा। अच्छा, ये आपकी बुक में एकदम साफ से दिया हुआ है, इसको समझ भी गए होंगे। इससे पहले आपने अभी CCl4 को समझा और जस्ट उसी तरीके से CH4 अणु का निर्माण भी होता है। अब हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में सहसंयोजक बंध। तो अभी तक आपने देखा मीथेन में सहसंयोजक बंध, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजक बंध। अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में सहसंयोजक बंध। अब कार्बन डाइऑक्साइड में भी सहसंयोजक बंध है, वो भी आसान है। देखिए, आइए हम कार्बन और यौगिक कार्बन ऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन का एक और यौगिक लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नाम से स्पष्ट है, इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु यानी डाई एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है 2। डाई ऑक्साइड का तात्पर्य 2 ऑक्सीजन परमाणु होता है। पूर्व में हमने देखा कि ऑक्सीजन सामान्यतः 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 संयोजी आयन यानी O-2 बनाता है। वहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा साझे के द्वारा क्या करता है? बंध बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर स्थायी यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं? ये तभी संभव होता है जब प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमारे 6। 6 होता है, 2 8 होता है इसका, 2 और 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे आसान है अगर कार्बन क्या करे? 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करे। यहाँ पर देखिए बना दिया गया है आपकी बुक में, यानी कि अगर ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करे, कौन? कार्बन। इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार्बन है, ठीक। कार्बन के पास
सॉरी कैल्शियम, ये कार्बन है बच्चों, ठीक। कार्बन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, आउटर मोस्ट सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इससे दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऑक्सीजन इससे दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। अब ये कार्बन भी इन ऑक्सीजन से दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा। अगर आप इसको बॉन्ड के द्वारा दिखाएंगे तो SSC, अब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इसमें डबल बॉन्डिंग दिखाएंगे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का होता है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर दो दो यानी आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इसको डबल बॉन्ड के द्वारा इसको दिखाया जाता है। यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चों। तो आपने देखा, उपयुक्त संरचना देखकर आप बता सकते हैं कार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य कितने बंध बनेंगे। अब हम इसको देखकर बता लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने बंध बनेंगे, इसमें डबल बंध बनेंगे। इस यौगिक में कार्बन के दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक ऑक्सीजन के एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य साझा से द्विबंध का निर्माण होता है। अभी आपने यहाँ पर देखा था द्विबंध, इनके बंध, किसका बंध का निर्माण हुआ, द्विबंध का निर्माण होता है। पूर्व के उदाहरण में कार्बन के क्लोरीन के साथ CCl4 तथा हाइड्रोजन के साथ CH4 में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा के द्वारा एकल बंध का निर्माण किया था। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, CCl4 CH4 सब में देखिए एकल बंध का निर्माण हुआ था, ये सिंगल बॉन्डिंग का। अगर CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो CH4 में भी सिंगल बॉन्डिंग ही बनेगी। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो अभी तक आपने इससे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन देखा, अब आपने क्या देखा था, ऑक्सीजन में देखिएगा डबल बॉन्डिंग का साझा हो रहा था। यहाँ पर देखिएगा ये इसमें डबल बॉन्डिंग का साझा हो रहा था। फिर एकल और द्विबंध को दो परमाणुओं के मध्य क्रमशः एक रेखा और दो रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले पिछले भी आपने सीखा, एकल बंध को एक रेखा यानी सिंगल लाइन के द्वारा और दो रेखाओं के यानी डबल लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के यौगिक जिनके दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बंध का निर्माण होता है सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे यौगिक जिनके परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बंध का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक यौगिक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि दो या अधिक परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा समीप के अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के परमाणु समूह को क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। यहाँ पर देखिए परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर ले रहे हैं साझा करके। जैसे कार्बन हाइड्रोजन से साझा करके क्या प्राप्त कर ले रहा है, कार्बन के पास भी अष्टक कंप्लीट है और हाइड्रोजन के पास भी अष्टक कंप्लीट है। CCl4 से साझा कर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से साझा कर, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से साझा कर ले रहा है। तो इस प्रकार जो परमाणुओं का समूह बनता है वो क्या कहलाता है, अणु। जैसे CO2 ये परमाणुओं का समूह है, जैसे ऑक्सीजन, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अणु। अतः सहसंयोजक यौगिक के अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। तो जो सहसंयोजक के यौगिक के जो अणु होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। जल एक यौगिक है जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। H2O क्या है, एक यौगिक है। हम सब जानते हैं जल क्या है, एक यौगिक है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के साझे के लिए एक इलेक्ट्रॉन जबकि ऑक्सीजन के साझे के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जल की इलेक्ट्रॉनिक बंध संरचना बनाएं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की संयोजकता की पुष्टि हो। तो बच्चों, इसको आपके पास होमवर्क है, करने को मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं वो यहाँ पर साझे के द्वारा H2O का निर्माण करेंगे बुक में, इसमें बुक में फिल करेंगे, उसको फिल करके क्या करेंगे, सेंड करेंगे। यहीं पर बच्चे मैं वीडियो को क्लोज़ कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अपने सब्जेक्ट को करिए और मन लगा के पढ़िए। यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना साझे द्वारा बनाएंगे कि किस तरीके से H2O का निर्माण होता है, और यहाँ पर इसको बनाकर आप होमवर्क के साथ सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की से पढ़ेंगे कि अमोनिया क्या है, इसका कैसे होता है, किस तरीके से इसमें
साझा होता है। बच्चों आप लोग होमवर्क करिए, होमवर्क को सेंड करिए ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे होमवर्क को करते हैं या जो जो ढंग से प्रॉपरली वीडियो देख रहे हैं। अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका यूज़ करिए, बुक को पढ़िए और अपने होमवर्क, अपने नोट्स को कंप्लीट करिए। इसके भी आपको जो नोट्स हैं वो सेंड किए जाएंगे और आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट करके रखिए ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बच्चों, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, पढ़िए। बाय बाय।